गुड मॉर्निंग। आज के सेशन को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक है हमारा एस्फेयर। समझिए थोड़ा एस्फेयर के बारे में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्फेयर। अब सर्कल देखें, जैसे सपोज कीजिए बैंगल चूड़ी किसी प्लेन पर रखें अगर, तो अगर चूड़ी को रखा जाए किसी प्लेन पर, सपोज कीजिए कि रिंग ही अगर है, तो ये एक्स एक्सिस, ये तो थोड़ा सा हाइट इसका बढ़ा हुआ है, मान लीजिए कि एकदम नेग्लिजिबल हाइट का हो, और बीच को अगर सेंटर को हम लोग कह दें कि ये ओरिजिन है, तो एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, यानी कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में ये कवर करता है। ठीक है। और अगर एक फुटबॉल ले लिया जाए, फुटबॉल है अगर, उसको रखा जाए किसी प्लेन पर और उसके सेंटर की ओर ध्यान दें, तो सेंटर से एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस तो है ही, साथ ही साथ एक हाइट भी कंटेन करता है जो कि जेड एक्सिस का है। तो स्फेयर और साथ ही साथ जो एक्स एक्सिस का है या वाई एक्सिस का है या जेड एक्सिस का है, वो तीनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वो तीनों रेडियस ही होगा। तो स्फेयर जो है वो एक तरह का लोकस है, यानी वेरिएबल पॉइंट है, एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट जो इस तरह से मूव करे कि किसी भी फिक्स पॉइंट से उस लोकस का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो। वही डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है। और फिक्स पॉइंट लोकस, फिक्स पॉइंट हो गया आपका सेंटर, और लोकस तो वेरिएबल पॉइंट है, वो मूव करेगा तभी स्फेयर का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और है, सपोज कीजिए आप बिल्कुल स्फेयर के शेप का टमाटर है, किसी प्लेन के पैरेलल अगर उसको आप कट कीजिएगा तो डिफरेंट रेडियस का सर्कुलर रिंग मिलेगा, डिफरेंट रेडियस का सर्कुलर रिंग मिलेगा। नहीं, यानी कि अगर एक स्फेयर को कट किया जाए किसी प्लेन के अबाउट, किसी प्लेन के पैरेलल, तो डिफरेंट रेडियस का सर्कल मिलेगा। यानी डिफरेंट रेडियस के सर्कल को अगर एक साथ कंबाइंड कर दें तो स्फेयर का फॉर्मेशन होगा। स्फेयर जब भी होगा तो क्लोज सरफेस होगा, और इसके सारे पॉइंट जो होंगे किसी भी फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होंगे। दिस इज योर फिक्स पॉइंट, यही वेरिएबल पॉइंट है जो मूव करता है, यानी अल्फा बीटा गामा। दिस इज लोकस एंड दिस इज योर फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा लोकस का, ये लोकस जहाँ भी मूव करेगा सरकमफेरेंस पे ही होगा, इसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। नहीं, तो जो बोल रहे हैं उसको लिखिएगा थोड़ा, कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस which moves such that its distance from a fixed point is always the same is called a sphere। फिर से, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, इसको लिखिएगा, ठीक है, मैं उतना लिख नहीं पाऊँगा, जैसे क्लासरूम में लिखवाया जाता है वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स को लिखिएगा। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस the locus of a point in space which moves such that its distance from a fixed point is always the same, is always constant, is called a sphere। A sphere is a closed surface and all its points are equidistant from the fixed point
which is known as center of the sphere. The common और fixed distance is called radius, और इसी रेडियस को अगर हम लोग दो बार ले लें यानी मिला दें तो दिस इज नोन एज डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, यानी कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर पास होगा तो वो डायमीटर होगा जो सर्कल के स्फीयर के दोनों सरकमफेरेंस के पॉइंट को मीट करे। ठीक, यानी अगर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी देखें स्फीयर का तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? पहला प्रॉपर्टीज लिखिए, ऑल रेडियाई सेगमेंट ऑफ ए स्फीयर और इक्वल स्फीयर आर इक्वल इन लेंथ, यानी जितने भी रेडियस होंगे वो सेम होंगे। दैट इज स्फीयर हैविंग सेम स्फीयर हैविंग इक्वल रेडियाई आर इक्वल, यानी जिस बहुत सारे स्फीयर के 3-4 स्फीयर लिए हैं, अगर उन 3-4 स्फीयर के रेडियाई दैट इज प्लूरल ऑफ रेडियस अगर इक्वल है तो स्फीयर भी इक्वल होंगे। पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया कि जितने भी स्फीयर हैं या इक्वल स्फीयर हैं उसके रेडियाई सेगमेंट जो होंगे वो सब लेंथ में इक्वल होंगे। इसी को इन्वर्स कह रहे हैं कि जितने भी स्फीयर हैं जिसके रेडियस इक्वल होंगे वो सब इक्वल होंगे। तो पहला प्रॉपर्टी फिर से देखिए, ऑल रेडियाई सेगमेंट ऑफ ए स्फीयर और इक्वल स्फीयर आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर? दूसरा, स्फीयर हैविंग इक्वल रेडियाई आर इक्वल, स्फीयर हैविंग इक्वल रेडियाई आर इक्वल। तीसरा प्रॉपर्टीज, सपोज कीजिए एक स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर लिया, सबका सेंटर फिक्स है। कोई एक पॉइंट अगर बाहर है O और ये रेडियस है और ये O से P का डिस्टेंस है, तो O से P जो है वो हमेशा बड़ा होगा R से, यानी O इज आउटसाइड। यानी कोई पॉइंट अगर स्फीयर से बाहर है तो इसको चेक करने का तरीका क्या होगा कि स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो हमेशा बड़ा होना चाहिए रेडियस से। देखिए एक स्फीयर को एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है? उसका सेंटर और रेडियस नोन हो। अगर सेंटर और रेडियस नोन है तो स्फीयर के इक्वेशंस को लिखा जा सकता है या फिर स्फीयर के बारे में समझा जा सकता है। तो निश्चित रूप से सेंटर गिवन है, कोई पॉइंट के बारे में हमको डिसाइड करना है कि वो स्फीयर के बाहर है, अंदर है या स्फीयर पे है, तो सेंटर से उस दिए हुए पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर वो बड़ा है रेडियस से, देखिए बड़ा है, अगर ये पॉइंट है, ये रेडियस है R और ये पॉइंट हो गया O, इसको कह ये P है सेंटर, ये P। अगर OP का डिस्टेंस रेडियस से छोटा है, देखिए ये और ये रेडियस से छोटा है, तो O इज इनसाइड द स्फीयर। और एक पॉइंट ये P हो गया, ये O हो गया, ये R है, O से P का डिस्टेंस R के बराबर है, तो O लाई ऑन द स्फीयर। ऑन द स्फीयर कहने का मतलब स्फीयर के सरफेस पे लाई कर रहा है। क्लियर है? ये 3 हुआ, 3 बातें। आपके सिलेबस में स्फीयर पढ़ना था। सपोज कीजिए आपके पास एक स्फीयर है, समझ लिए, उसके बाद हम इसको लिखवाते हैं। एक प्लेन ने इसको कट किया,
एक प्लेन इसको कट किया। एक प्लेन जब इसको कट करेगा तो उस समय में जो फिगर हमारा ड्रॉ होगा वो क्या होगा, सर्कुलर। एक प्लेन अगर स्फीयर को इंटरसेक्ट करे तो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज ए सर्किल एंड इट इज कॉल्ड ए सर्किल ऑफ द स्फीयर। दिस इज द सर्किल ऑफ द स्फीयर। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक फुटबॉल है, आपने ऊपर से उसे कट कर दिया है तो ये सर्कुलर पोर्शन मिलेगा, या फिर दूसरे पार्ट में भी आप देखें तो उसमें भी सर्कुलर पोर्शन ही मिलेगा। यानी अगला प्रॉपर्टीज़ है चौथा, इफ़ ए प्लेन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आ सकते हैं इस पर, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए और लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। इफ़ ए प्लेन इंटरसेक्ट्स ए स्फीयर, अगर एक प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा हो किसी स्फीयर को, देन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज ए सर्कल एंड दिस इज नोन एज द सर्कल ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का सर्कल, दिस इज नोन एज द स्फीयर ऑफ सर्कल। साथ ही साथ ये सर्कल कट करेगा तो इसका भी अपना कुछ ना कुछ सेंटर होगा, नहीं? ये इसके सेंटर से अगर हम लोग देखें तो ये डायमीटर पर मिलाने वाले लाइन पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये तो जानते ही हैं, पहले भी हम लोग, ठीक है। साथ ही साथ दो स्फीयर का इंटरसेक्शन, अगला पॉइंट, दो स्फीयर का इंटरसेक्शन एक सर्कल होगा जिसमें प्लेन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द लाइन व्हिच जॉइंस द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कुछ इस तरह का सिचुएशन, दो स्फीयर हुआ, ये पहले का सेंटर है, ये दूसरे का सेंटर है, तो ये जो इंटरसेक्शन होगा, ये इंटरसेक्शन प्लेन ये हमेशा सर्कल देगा जो स्फीयर के दोनों सेंटर को मिलाने वाले लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। ऐसा प्रॉब्लम बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम बनाने के लिए सब प्रॉपर्टीज काम आएगा। तो लिखिए अगला, द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर इज ए सर्किल हुज प्लेन इज perpendicular to the line which joins the center of a sphere and whose center is in that line, ठीक है। अगला पॉइंट, ग्रेट सर्कल। प्रॉब्लम इस पे बहुत सारे अभी आएंगे। ग्रेट सर्कल ऑफ ए स्फीयर, ये क्या है? तो ग्रेट सर्कल ऑफ ए स्फीयर इज ए सर्कल, ग्रेट सर्कल ऑफ ए स्फीयर इज ए सर्कल व्हिच इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाई ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। यही आपने प्लेन का इंटरसेक्शन लिया था। ये मैंने पहले भी बताया, अगर आप टमाटर को किसी प्लेन के पैरेलल अगर काटिए तो डिफरेंट रेडियस का सर्कुलर रिंग मिलता चला जाता है। तो सबसे बड़ा सर्कल कहाँ होगा? जब आप उस प्लेन को, जो इंटरसेक्शन करने वाला प्लेन है, वो आप स्फीयर के सेंटर से पास कराएं। सेंटर से पास कराएंगे तो सबसे बड़ा सर्कल मिलेगा। यानी किसी भी स्फीयर का ग्रेट सर्कल वो सर्कल है जो इंटरसेक्शन है किसी स्फीयर का किसी प्लेन के थ्रू, अगर वो स्फीयर के सेंटर से पास करे। उसके अलावा और जितने भी सर्कल हैं वो सब स्मॉल सर्कल कहलाएंगे, एक्सेप्ट ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल विल एग्जिस्ट ओनली वन इन ए स्फीयर। किसी दिए हुए स्फीयर में एक ही ग्रेट सर्कल हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में जितने भी सर्कल होंगे वो सब स्मॉल सर्कल होंगे, ठीक है। साथ ही एक चीज़ और, एक उसको हम ऐसे बता रहे हैं, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट लाइन या टेंजेंट प्लेन। स्फीयर के केस में दोनों केस हो सकता है, टेंजेंट लाइन हो या टेंजेंट प्लेन हो। तो टेंजेंट लाइन का क्या मीनिंग है और यहाँ टेंजेंट प्लेन क्या है? सपोज कि आपके पास एक फुटबॉल है,
उसको आपने भी हाथ में पकड़ा है, सेंटर है कुछ ना कुछ और रेडियस भी है। उसको जैसे जैसे आप अर्थ के नज़दीक ले जाते हैं, साथ ही साथ सेंटर से एक अर्थ पे परपेंडिकुलर डालिए। अभी बॉल आपने यहाँ रखा है, अगर इसका रेडियस पता है आपको, फुटबॉल का जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा फुटबॉल होगा, तो रेडियस आपको पता है। साथ ही साथ आपने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है अर्थ पे, वो कोई पॉइंट ले लिया, तो सेंटर से अर्थ पर डाले गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इस रेडियस से हमेशा बड़ा होगा। जैसे जैसे आप अर्थ के नज़दीक लेके जाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस घटता जाता है, और एक समय ऐसा आएगा जब आप अर्थ पे रखिएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस की लंबाई सेम हो जाएगी। उस स्थिति में जो अर्थ का प्लेन है वो स्फीयर को टच करने लगता है, यानी स्फीयर को टच करने वाला वो प्लेन जो है वो टेंजेंट प्लेन है। यानी दिस इज़ द कंडीशन फॉर टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन के लिए ज़रूरी क्या है कि आपने जो परपेंडिकुलर प्लेन पर डाला है उसकी लंबाई, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला है उसकी लंबाई अगर स्फीयर के रेडियस के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि स्फीयर प्लेन इज द टेंजेंट टू द स्फीयर। साथ ही साथ कोई लाइन अगर स्फीयर को दो रियल कोइंसिडेंट पॉइंट पे कट करता हो, इफ ए लाइन कट्स ए स्फीयर एट टू रियल कोइंसिडेंट पॉइंट्स, then the line is said to be a tangent line to the sphere. Then the line is said to be a tangent line to the sphere. ठीक है, तो ये सारी बेसिक्स बातें मैंने बताई स्फीयर के बारे में, कि स्फीयर की ये सारी बेसिक्स बातें, स्फीयर की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ताकि प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत ना हो। तो इन सारे बातों को एकदम गौर से सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसको राइट डाउन कर लें, क्योंकि राइट लिखने के लिए ही सारी बातें मैंने कही है। अब हम लोग आते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन पे, कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन स्फीयर का क्या हो सकता है। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमेशा हम लोग क्या ओरिजिन को लेकर मान के चलते हैं। तो पहला केस, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose center is origin and radius is small है। इक्वेशन निकालना है स्फीयर का जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है और रेडियस ए है। तो दिस बिकम्स द स्फीयर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये सेंटर हो गया ओ, ओरिजिन, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, तो ये रेडियस होगा, ये ओ से पी का डिस्टेंस हो गया रेडियस ए। और शुरू में ही बताया क्या कि स्फीयर जो है वो लोकस ऑफ पॉइंट है जो इस तरह से मूव करता है कि उसका डिस्टेंस सेंटर से हमेशा फिक्स होता है, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं, जो दिया हुआ भी है। तो डिस्टेंस ऑफ ओ से पी दिया हुआ है ए, यानी कि ओ से पी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओ से पी का डिस्टेंस यानी अल्फ़ा -0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -0 का होल स्क्वायर, गामा -0 का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, यानी इट बिकम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा गामा लोकस था, तो लोकस को लास्ट में क्या करते हैं, एक्स वाई जेड से एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर।
दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। यानी जब भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया हुआ हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर समथिंग, देन समथिंग का स्क्वायर रूट विल बी द रेडियस एंड सेंटर इज 0 0 0, दैट इज एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर है, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर है, जेड माइनस जीरो का स्क्वायर है। ये हो गया पहला केस, देख लीजिए। ठीक है, चलिए पहला इक्वेशन हुआ। अब इक्वेशन में थोड़ा सा हम स्टेटमेंट चेंज करते हैं। ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है, बट कंडीशन क्या है कि सेंटर ओरिजिन ना हो करके कोई पॉइंट है जिसका सेंटर हो जाए कुछ, मान लीजिए अब अल्फा बीटा गामा का देते हैं कि ये सेंटर है और रेडियस ए है। दिस इज योर एक्स वाई एंड जेड, ये हो गया सेंटर जो अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, हो सकता है ना एक प्लेन में जो कि एक्स वाई में है, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में हो, जहाँ सेंटर ये है। ये हो गया अल्फा बीटा गामा एंड रेडियस इज गिवन एज ये पी भी लोकस है, मान लेते हैं ये पॉइंट एक्स वाई जेड, ये पॉइंट ए, डिस्टेंस दिया हुआ है ओपी, यानी डिस्टेंस दैट इज मॉड ऑफ ओपी इक्वल ए दिया हुआ है क्योंकि ये रेडियस है, तो ओपी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, में सेंटर हमेशा क्या हो गया अल्फ़ा बीटा और गामा और रेडियस क्या हो गया ए, यानी सेंटर हो गया अल्फ़ा बीटा गामा एंड रेडियस इज योर ए। तो ये दो कंडीशन हुआ, जब सेंटर ओरिजिन हो और जब सेंटर अल्फ़ा बीटा या गामा हो। इन दोनों ही केस में जो भी थोड़ा सा सर्कल पढ़े होंगे आप लोग अगर 11th क्लास में, तो उस समय में सर्कल के केस में ये सिचुएशन था, बस एक एक्सिस यहाँ बढ़ा दिया गया है, वो है जेड एक्सिस, तो सारी बातें वही हैं। तो सर्कल में भी देखिए तो एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता था, सेंटर अल्फ़ा बीटा और रेडियस आर हो जाता था। तो बस एक पॉइंट केवल बड़ा है यहाँ जेड माइनस गामा का स्क्वायर, और थोड़ा सा जियोमेट्रिकल फिगर चेंज हुआ है, डिडक्शन वही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत ईजिली समझते चलेंगे। अब थोड़ा सा देखें इन दोनों पॉइंट पर इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है भाई, कैसे पहचानेंगे। यानी अगर सपोज कि ये लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 6, तो कहा जाए सेंटर बताइए क्या है, सेंटर हो गया 0 0 0, रेडियस क्या होगा भाई, तो ए स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होने के लिए √6 का स्क्वायर कर दें तो रेडियस क्या हो गया √6। सपोज कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 8, तो सेंटर क्या हो गया 0 0 0 एंड रेडियस इसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर 8 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 2√2 का स्क्वायर, रेडियस बिकम्स 2√2। यानी कि सर्किल को या स्फीयर को देखते ही हम लोग पहचान सकते हैं कि सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। अब आइए थोड़ा सा, सेंटर अगर वेरिएबल हो, यानी कि सपोज कीजिए आपके पास है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 8। तो उस स्थिति में क्या कहेंगे,
सर्कल का सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। तो यहाँ देखिए डिफरेंट पॉइंट हो गया। तो आप याद कीजिए आपके पास फॉर्म क्या था, तो x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो भी आप लिखते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा सब निगेटिव है, यहाँ तो ठीक है कंपेयर कर, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आ गया 4। तो इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्मेट पे लिखें तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, z माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2√2 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से अब सेंटर, इसका सेंटर अल्फ़ा बीटा गामा था, तो इसका सेंटर हो गया 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड रेडियस बिकम्स 2√2। नहीं, सपोज कीजिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, z प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल 25। सब निगेटिव होना चाहिए, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो निगेटिव है ही, z माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो गया, -2 3 -5 एंड रेडियस इज 5। यानी सेंटर और रेडियस आप सर्कल को देख के पहचान सकते हैं कि, सॉरी, स्फेयर को देख के पहचान सकते हैं कि दिए हुए स्फेयर का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, दोनों कंडीशंस में, दोनों के दिए हुए कंडीशंस में। ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन दे, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फेयर whose center is origin and radius is 3। सेंटर क्या दिया हुआ है, ओरिजिन, एंड रेडियस क्या है 3। तो सर्किल का इक्वेशन, सेंटर 0 पे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, आर है 3 तो 3 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 9 इज द इक्वेशन ऑफ स्फेयर हैविंग सेंटर 0 0 0 एंड रेडियस इज 3। सपोज कीजिए कहा जाए दूसरे थ्योरी पे, फाइंड